वेलकम टू क्विक स्टडी मटेरियल। आज है 22 जनवरी 2025 और 22 जनवरी से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हम उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर ना डिस्कस करेंगे। साथ ही जितना कुछ आपने पहले का पढ़ रखा करंट अफेयर्स है ना, जो इम्पोर्टेंट है उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे ना कि आपको सारी चीजें जो है वो क्लास के अंदर ही याद हो जाए। ठीक है, अपना क्या रहेगा टारगेट कि जो चीजें आप पढ़ रहे हैं वो साथ साथ याद होती चले। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि अभी हाल ही में डेनिस लॉ का निधन हुआ है। किसकी बात कर रहे हैं? डेनिस लॉ। डेनिस लॉ जो है ये कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो डेनिस लॉ की बात करूं अगर मैं, तो डेनिस लॉ एक फुटबॉलर हैं। क्या है? एक फुटबॉलर हैं। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। डेनिस लॉ की बात करूं अगर मैं, तो इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ये फुटबॉलर तो हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है किस देश से इनका संबंध है, ये भी पूछा जा सकता है। तो स्कॉटलैंड का नाम आपको ध्यान रखना है। किसका? स्कॉटलैंड का, है ना, क्योंकि आपसे क्या है कि देश का नाम भी पूछा जा सकता है। और अभी इनका ना 84 वर्ष यानी 85 वर्ष की आयु में इनका हुआ है निधन। ठीक है, याद हो जाएगा। स्कॉटलैंड के फुटबॉलर है, नाम है डेनिस लॉ। चलिए यहीं पे एक और देखते हैं चीज को, और वो क्या है कि अभी हाल ही में कुछ निधन हुए हैं। उन निधन को मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूं, ताकि जो चीजें रिवाइज आप कर लेंगे ना वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। एक डेविड लिंच आपने पढ़ा था, ये अमेरिकी फिल्म निर्माता थे, इनका हाल ही में निधन हुआ है ना। इनकी अगर हम बात करें तो अभी एक ज्ञानदा काकती का नाम आपको ध्यान रखना है। ये अभिनेत्री थी और 94 वर्ष की आयु में इनका अभी निधन हुआ है। किसकी बात कर रहे हैं? ज्ञानदा काकती की। उसके बाद आपको ध्यान रखना है प्रीतीश नंदी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये एक पत्रकार थे, फिल्म निर्माता थे, राज्यसभा सदस्य थे और कवि भी रह चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना है प्रीतीश नंदी का जो निधन है अभी 73 वर्ष की आयु में हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर बात करते हैं टोमिको इटुका का। ये जापान की हैं, ये विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला या आप व्यक्ति कह सकते हैं, क्योंकि इनकी जो है अभी 116 वर्ष की आयु में अभी हाल ही में क्या हुआ है? निधन हुआ है। वहीं पे एक नाम आपको ध्यान रखना है जॉन टिनिसवुड का। ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं और ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे दुनिया के, और इनका ना 112 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राजगोपाल चिदम्बरम, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। ये भारत के वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक, और ना ये परमाणु वैज्ञानिक के साथ साथ सलाहकार भी थे, हमारे परमाणु सलाहकार भी थे। आपको ध्यान रखना है इनको 1975 में पद्मश्री दिया गया था, 1999 में पद्म विभूषण दिया गया था। ये सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बस रिवीजन करवा रहा हूं निधन वाले क्वेश्चन के साथ, याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? किसकी बात कर रहे हैं? राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान। अगर मैं इसकी बात करूं ना, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो संस्थान स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह का नाम आपको ध्यान रखना है, सीहोर। मध्य प्रदेश के सीहोर में इसकी स्थापना की गई है। एक बार इस इमेज को देखिए, है ना, कैसा दिखता है। तो आप देखिए, इसको ना इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन। याद रखिएगा इसका नाम ना, इंग्लिश में भी आप थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार हिंदी में भी चीजें ना इंग्लिश में ऐसे कैसे लिख दी जाती है। मतलब लिखा रहेगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन, और ये पता है आपको, ये हिंदी में लिख के दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो है अभी मध्य प्रदेश के सीहोर में इसका निर्माण किया गया है। उद्घाटन जो किया है वो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया है, जो कि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। उद्घाटन किसने किया ये भी ध्यान रखिएगा। लागत 127 करोड़ रुपए आई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास की जरूरतों को पूरा करना, और जो लोग मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं उन व्यक्तियों का पुनर्वास को ना बढ़ावा देना। ठीक है, ये इसका क्या है? उद्देश्य है। कहां पर खोला गया है? तो मध्य प्रदेश के सीहोर में खोला गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में सबसे ऊंचे मानव पिरामिड का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? यानी सबसे ऊंचा मानव पिरामिड। तो आपको ध्यान रखना है, अभी ये कारनामा जो किया है वो किया है भारतीय थल सेना ने। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। अब ये काम किया कैसे है, देखिए यहाँ पे ना आपको ध्यान से देखना है कि भारतीय सेना की जो मोटरसाइकिल राइडर, ये आप यहाँ पे जो टीम देख रहे हैं मोटरसाइकिल राइडर, जिस पे टीम, नाम क्या है टीम का? डेयर डेविल्स। इसने क्या किया? 7 मोटरसाइकिलों पर, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 मोटरसाइकिलों पर आपको यहाँ पे 40 लोग दिखेंगे। ठीक है, 40 लोगों के साथ 20
20.4 फीट ऊंचे, यानी ये जो ऊंचाई है 20.4 फीट ऊंचे मानव पिरामिड के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जो कर्तव्य पथ पर 2 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ना दिल्ली के अंदर जो कर्तव्य पथ है, उसी की हम बात कर रहे हैं। आपको पता 26 जनवरी को परेड होने वाला है, उसके अंदर हमारे जो सेना के जवान है अपना करतब दिखाते हैं, परेड होती है, आपको सबको पता है। उसी का ये आप ये समझ लीजिए, उसी की ने प्रैक्टिस चल रही है। तो आपको ध्यान रखना है भारतीय सेना ने, और ये मोटरसाइकिल पे वो भी चलते हुए बनाया है, तो ये विश्व रिकॉर्ड आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विश्व की सबसे लंबी, देखिए कभी भी विश्व की सबसे लंबी आ जाए, विश्व की पहली आ जाए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। एक्सप्रेसवे सुरंग का निर्माण किस देश ने पूरा कर लिया है? ये किया है चाइना ने पूरा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। चीन ना 4 साल से लगा हुआ था इस सुरंग को पूरा करने में। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा दिखता है, इमेज में देखिए। ये दिखता है आपका कुछ इस तरह का। ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं ना, ये तियान शान जो पहाड़ी एरिया है, वो क्षेत्र है, आपको ध्यान रखना है। ये जो आप सुरंग देख रहे हैं, ये अब बन करके पूरा हो गया है चीन के झिझियांग में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका ना नाम आपको ध्यान रखना, इस सुरंग का नाम क्या है? इस सुरंग का नाम है तियान शान सेंगली सुरंग। क्या नाम है? तियान शान सेंगली सुरंग, इसका नाम ध्यान रखिएगा। चीन के झिझियांग में बनाया गया है। 22.13 किलोमीटर इसकी लंबाई है, यानी कितनी लंबी है? तो 22.13 किलोमीटर लंबी है। उरुमकी यूली एक्सप्रेसवे का हिस्सा है ये जो आप सुरंग देख रहे हैं। अब होगा क्या, इस सुरंग से क्या फायदा होने वाला है? तो तियान शान जो पर्वत है उसके ऊपर यात्रा का जो समय है वो घट करके कितना हो गया? 20 मिनट हो गया। पहले कितना समय लगता था? तो पहले जो है वो 3 घंटे का समय लगता था, और ये 3 घंटे का समय जो है ये घट करके अब 20 मिनट में पूरा होगा, यानी काफी समय बचने वाला है। और ये आपका क्या है? दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे सुरंग है जिसे चीन ने बनाया है। कहां पर बनाया है और सुरंग का नाम दोनों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य ने 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया? किसकी बात कर रहे हैं? 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, तीनों का नाम आपको ध्यान रखना है ना। उपरोक्त सभी इन तीनों राज्यों ने भी 31 जनवरी को क्या मनाया है? अपना स्थापना दिवस मनाया है। यहाँ पे एक चीज आपको याद रखने की जरूरत है, और वो क्या है? वो ये है कि अभी ये जो स्थापना दिवस मना रहे हैं, ये 53वां स्थापना दिवस है। कौन सा? 53वां स्थापना दिवस है, ठीक है। 1972 में 1972 में त्रिपुरा और मणिपुर को राज्य का दर्जा मिला था। और मेघालय जो है, इसकी बात कर रहे हैं मेघालय, ये किससे अलग होकर के? ये असम से अलग होकर के बना था, ठीक है। एक बार मैप में देखिए, है ना। अच्छा, जो चाइना में है ना, चाइना बहुत इस समय मतलब काफी पॉपुलर है। चाइना ने भी सुरंग तो बनाया ही है, साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है ब्रह्मपुत्र नदी पर ना सबसे बड़ा बांध कौन बना रहा है? चाइना बना रहा है, ठीक है। चीन की बात कर रहे हैं। स्टील्थ फाइटर जेट J-36 का भी आपको ध्यान रखना, चाइना ने अनावरण किया है। और HMPV वायरस अभी काफी पॉपुलर हुआ था, है ना। कहां पर शुरुआत हुई थी? तो चाइना में हुई थी। चलिए बात करिए, करते हैं यहाँ पे मैप में देखिए। ये आप जो मैप देख रहे हैं ये इंडिया का मैप है। ये पूर्वोत्तर भारत का मैप जो है मैंने यहाँ पे जूम करके कर दिया है। यहाँ पे देखिए, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये है आपका मेघालय। क्या है? मेघालय। और यहाँ पे है आपका असम। असम से अलग होकर के मेघालय राज्य बना था, ठीक है। और मणिपुर और त्रिपुरा को क्या दिया गया था? ये जो आप देख रहे हैं ये त्रिपुरा और मणिपुर, इसको दिया गया है राज्य का दर्जा। कब? ये बात है, घटना कब की है? ध्यान रखिएगा, 21 जनवरी 1972 की बात है, ठीक है। और इसीलिए 21 जनवरी को हम क्या करते हैं? हम मनाते हैं स्थापना दिवस इन तीनों राज्यों का। एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा की बात करूं तो त्रिपुरा में अभी 19 जनवरी को, कब की बात कर रहे हैं? 19 जनवरी को कोक बोरोक दिवस, कोक बोरोक दिवस याद आ रहा है किसी को? कोक बोरोक दिवस जो है ये हर साल 19 जनवरी को कौन मनाता है? त्रिपुरा मनाता है, ठीक है। क्यों मनाता है? तो अपनी आधिकारिक जो भाषा है इसकी कोक बोरोक, उसी को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ICSI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बात करें अगर हम यहाँ पर, तो धनंजय शुक्ला का नाम आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है, ये है धनंजय शुक्ला, और ये बने हैं इसके अध्यक्ष ICSI के। ICSI की फुल फॉर्म क्या होती है? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। और यहीं पे आपको नाम एक ध्यान रखना है ना। वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो यहां पर ध्यान रखिएगा, पवन जी चांडक। कौन? पवन जी चांडक जो है वो इसके उपाध्यक्ष बने हैं। और अध्यक्ष कौन बने हैं? धनंजय शुक्ला बने हैं। नाम दोनों ध्यान रखना है। अच्छा, यहीं पे अगर हम बात करें अम्बरीश केंगे की, तो अम्बरीश केंगे जो है ये अभी एंजल वन जो ग्रुप है, किसकी बात कर रहे हैं?
एंजल वन जो ग्रुप है, इस ग्रुप के क्या बने हैं, सीईओ बने हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तुहिनकांत पांडे की बात करें तो ये अभी हाल ही में राजस्व सचिव बने हैं। क्या बने हैं, राजस्व सचिव बने हैं, तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा बना है। हम बात कर रहे हैं कॉफी के उत्पादन की, तो जो दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है वो है आपका ब्राजील, पहले नंबर पे है। लेकिन जो भारत है वो 7वें नंबर का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश बना है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है कि भारत जो है ये 7वें नंबर पे है और ब्राजील जो है वो पहले नंबर पे है। तो सबसे बड़ा उत्पादक दुनिया का जो देश है वो तो है ब्राजील, भारत जो है वो 7वें नंबर पे आया है। अच्छा, भारत के अंदर अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है, भारत में कर्नाटक जो है नंबर 1 पर है कॉफी के उत्पादन में, है ना। पूरे भारत का 70% से अधिक कॉफी का उत्पादन अकेले सिर्फ कर्नाटक राज्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने हैं। अब मैं बात कर रहा हूं सीआरपीएफ के महानिदेशक की, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह का नाम। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है, और इन्होंने जगह किसकी ली है, अनीस दयाल सिंह की जगह ली है। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले आपने एक नाम पढ़ा था वितुल कुमार, याद आ रहा है किसी को, वितुल कुमार, अभी कुछ दिन पहले ही आपने ये नाम पढ़ा था। ये क्या बने थे, ये सीआरपीएफ के कार्यवाहक महानिदेशक बने थे। क्या बने थे, ये सीआरपीएफ के कार्यवाहक डीजी बने थे, यानी हम बात कर रहे हैं डायरेक्टर जनरल की। कार्यवाहक का मतलब ये है कि ये काम तो डीजी का कर रहे थे, बस कार्यभार संभाल रहे थे, ये परमानेंट नहीं थे। ठीक है, लेकिन अब वितुल कुमार की जगह पे अब कौन आ गए, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। दरअसल हुआ ये था कि अनीस दयाल सिंह जो कि सीआरपीएफ के महानिदेशक थे ना, इनका कार्यकाल खत्म हो गया। कार्यकाल इनका कब खत्म हुआ है, तो इनका कार्यकाल खत्म हुआ था 31 दिसंबर 2024 को। ठीक है, इनका कार्यकाल खत्म होता है अनीस दयाल सिंह का। अब इनका कार्यकाल खत्म हुआ तो भाई अब नए महानिदेशक जब तक नहीं बने थे तब तक वितुल कुमार कार्यवाहक डीजी बने रहे, और अब बन गए हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। तो आपको परमानेंट क्या ध्यान रखना है कि सीआरपीएफ के जो डीजी हैं वो कौन है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। वहीं पे एक नाम आपके दिमाग में और आ रहा होगा, सुनील कुमार झा, याद आ रहा है, अभी आपने पढ़ा है। तो ध्यान रखिएगा, ये सीआरपीएफ के ना स्पेशल डायरेक्टर हैं, है ना, स्पेशल डीजी यानी स्पेशल डायरेक्टर जनरल हैं। ध्यान रखिएगा, ये सीआरपीएफ के विशेष महानिदेशक बनाए गए हैं सुनील कुमार झा, और सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर, समझ में आया। वहीं पे बात करें गंगे पल्ला रेड्डी की, तो पल्ले गंगा रेड्डी जो है ये भी जो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड है इसके प्रथम अध्यक्ष बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अच्छा, उसके पहले एक और चीज आपको ध्यान रखना है, अभी बीएसएफ के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बनाए गए हैं महेश कुमार अग्रवाल। महेश कुमार अग्रवाल की बात करूं तो ये तमिलनाडु कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं, जो अभी हाल ही में बीएसएफ के अतिरिक्त महापुलिस निदेशक बने हैं, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अपनी बुक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा जो है ये किसने लॉन्च की है। ये बुक का कवर पेज देखिए, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, यहाँ पे देखिए नाम लिखा है पंकज मिश्रा, है ना। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, पंकज मिश्रा का नाम आपको ध्यान रखना है। ये इमेज में आपको पंकज मिश्रा दिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट बुक है। पंकज मिश्रा की बात करें अगर तो 2024 में इनको वेस्टर्न इंटरनेशनल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और 2014 के अंदर नॉन फिक्शन के लिए विंडहैम कैंपबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 2024 में सम्मान मिला है, 2014 में मिला है, तो ये भी साथ में आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर के एस चौहान की बात करूं अगर मैं, तो पार्लियामेंट पावर फंक्शंस प्रिविलेज एक बुक लॉन्च की थी डॉक्टर के एस चौहान ने, है ना, और ये इनकी लिखी हुई बुक थी। लेकिन इसको जो विमोचन किया था, इसको लॉन्च किया था उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने, तो इनकी इस बुक का भी नाम आपको ध्यान रखना है। अमिताभ कांत ने एक G20 के ऊपर पुस्तक लिखी थी, हाउ इंडिया स्केल्ड G20, याद आ रहा आप लोगों को, है ना, तो वो पुस्तक भी आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो बुक है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, जिसे लिखा है पंकज मिश्रा ने, तो इसके अंदर किस चीज की चर्चा हुई है, तो आपको ध्यान रखना है गाजा पट्टी में चल रहे युद्ध के बारे में, है ना, इस बुक के अंदर बताया गया है ना। और अभी एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है, इजराइल की अगर हम बात करें, इजराइल और जो गाजा यानी जो हमास है, इसके बीच में आप सभी लोगों को पता है क्या चल रहा था, युद्ध चल रहा था, याद है। और अभी इसके लिए क्या हुआ है, एक शांति समझौता हुआ है। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो शांति समझौता हुआ है ये कहां पर हुआ है, तो कतर की राजधानी जो दोहा है वहां पर आपको ध्यान रखना है। ये शांति समझौता भी हाल ही में हुआ है इजराइल और हमास के बीच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है,
हाल ही में ला पेरोस बहुपक्षीय अभ्यास की मेजबानी किसने की है? ला पेरोस। ला पेरोस एक आपको ध्यान रखना है बहुपक्षीय अभ्यास है। बहुपक्षीय का मतलब एक से अधिक पक्ष होते हैं, यानी एक से अधिक देश इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इसकी जो मेजबानी की है वो की है फ्रांस ने। किसने मेजबानी की है? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, फ्रांस ने मेजबानी की है। अब यहाँ पे ना कुछ चीजें मैं आपको नोट करवाने वाला हूं कि ये जो युद्ध अभ्यास हुआ है ये कहां पर हुआ है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये वर्ल्ड मैप है, इसके अंदर छोटा सा डॉट दिख रहा है, यानी कि इसको हमने जूम कर दिया है। तो आप देखिए ये मलेशिया, इंडोनेशिया, है ना। तो ये आप यहाँ पे ये जो कुछ देशों की मतलब छोटे छोटे द्वीपों से बना हुआ है इंडोनेशिया, ये आप देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे एक आप देख रहे हैं मलाक्का जल संधि। किसकी बात कर रहे हैं? मलाक्का जल संधि। मलाक्का जल संधि जो है ये हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ने का काम करता है। ये जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं, ठीक है। एक आप देख रहे हैं सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जावा सागर और हिंद महासागर को आपस में जोड़ने का काम करता है। ये आपका क्या है? जावा सागर है, और ये है आपका हिंद महासागर। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ऐसे ही ये मलाका और सुंडा। और एक आपको लोम्बोक जल संधि ध्यान रखनी है। लोम्बोक जल संधि की बात करें तो ये बाली सागर है, इधर क्या है? बाली। बाली सागर को हिंद महासागर से जोड़ने का काम कर रही है। ये तीन जल संधि के नाम आपको ध्यान रखने हैं, लोकेशन ध्यान रखिए, किस कौन सा मतलब किस किस सागर को जोड़ रहा है, कौन कौन। तो आपको ये नाम भी ध्यान रखना, वो चीजें भी पता होनी चाहिए। चूंकि आयोजन इसका कहां पर हुआ है, इस युद्ध का आयोजन जो है इन्हीं जल डमरू मध्य में हुआ है, तीनों के तीनों। याद हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भारत की तरफ से जो पार्टिसिपेट किया है भारतीय नौसेना के आईएनएस मुंबई ने। आईएनएस मुंबई का नाम ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत की तरफ से आईएनएस मुंबई ने पार्टिसिपेट किया है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल देखते हैं। डिटेल मतलब थोड़ी सी नॉलेज देखिए। यहाँ पे सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये चौथा संस्करण था, 2019 में शुरू हुआ था ला पेरोस। और ये ला पेरोस अभ्यास जो है 16 से लेकर के 24 जनवरी तक चलने वाला है। द्विवार्षिक अभ्यास है, यानी कि हर 2 साल में इसका आयोजन किया जाता है ना, हर 2 साल में एक बार। 2023 में हुआ था, अब 2025 में हो रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य ध्यान रखना है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और इसके अंदर पार्टिसिपेट कितने कौन कौन कर रहा है? तो 9 यानी 9 इंडो पैसिफिक यानी हिंद और प्रशांत महासागरीय जो देश हैं उनकी नौसेनाओं ने भाग लिया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो युद्ध अभ्यास है ये नौसेना का युद्ध अभ्यास है ना। नौसेना का मतलब जो पानी वाली जो सेना होती है, आप समझ गए ना, सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। और कौन कौन से देश हैं? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, यूके और यूएस। ये आपको 9 देश जो है ध्यान रखने हैं। आप इतना ध्यान मत रखिएगा, बस ये ध्यान रखिएगा कि 2 साल में एक बार होता है, चौथा संस्करण है ना, नौसेना के द्वारा होता है। और भारत की तरफ से आईएनएस मुंबई ने पार्टिसिपेट किया है। मेजबानी किसने किया है? फ्रांस ने। आयोजन कहां पर हुआ है? तो मलक्का, सुंडा और लोम्बुक जल डमरू मध्य के बीच हुआ है, ठीक है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। कौन कौन किसको जोड़ता है? मलक्का की बात करें तो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर को जोड़ता है आपस में। सुंडा की बात करूं तो जावा सागर और हिंद महासागर को आपस में जोड़ता है। और लोम्बोक की बात करें तो बाली सागर और हिंद महासागर को आपस में जोड़ने का काम करता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके स्टैटिक जीके में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, जिसे शॉर्ट में AIPOC कहा जाता है, ये कहाँ आयोजित हुआ है? अगर मैं बात करूं इसकी फुल फॉर्म क्या होगी इंग्लिश में, ऑल इंडिया प्रेसिडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस इसको हम कह सकते हैं फुल फॉर्म में इसके। और इसका जो आयोजन हुआ है ये बिहार की जो राजधानी है पटना, वहां पर इसका आयोजन हुआ है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप ओम बिरला को देख रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष, इनकी अध्यक्षता में हुआ है ना। ये पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जो है आपको ध्यान रखना है पटना बिहार के अंदर। कब? तो 2 दिवसीय सम्मेलन था, 20 और 21 जनवरी को ये आयोजित किया गया है ना, 2 दिन तक चलने वाला था। ओम बिरला ने क्या किया? इसका उद्घाटन किया है। और विषय ध्यान रखिएगा, संविधान की 75वीं वर्षगांठ, संसद और राज्य विधानसभाओं का संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने में योगदान, ये इसकी थीम थी, विषय था। उद्घाटन किसने किया है? आपके लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ओम बिरला ने किया है। कहां पर इसका आयोजन हुआ है? तो पटना में हुआ है। और संस्करण ध्यान रखिएगा 85 नंबर का एडिशन है ये, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जो अभी सम्मेलन हुए हैं उनकी बात कर लेते हैं। अभी कौन कौन से सम्मेलन हुए हैं आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं मैं चीजों को। तो कोई भी चीज पढ़ रहे हैं अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे ना तो आपको भूल जाएंगे। सबसे पहला आपको ध्यान रखना, विश्व आर्थिक मंच 2025 ये जो सम्मेलन हुआ है ये दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर ये सम्मेलन हुआ है और अश्विनी वैष्णव ने भारत की तरफ से क्या किया था, तो आपको ध्यान रखना पार्टिसिपेट किया था। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 की बात करूं तो इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका क्या किया था, उद्घाटन किया था। और ये कब से कब तक, तो 17 से 22 जनवरी तक चलने वाला था, आपको ध्यान रखना है। फिर काशी तमिल संगमम की बात करें तो इसका आयोजन कहां पर, फरवरी में होगा, है ना। कब, फरवरी में होगा तीसरे संस्करण का आयोजन बनारस में यानी वाराणसी के अंदर होगा। उद्घाटन की कहां हुआ है, तो इसका उद्घाटन जो है वो नई दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। ठीक है, उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है, आयोजन फरवरी में होगा, कहां पर, वाराणसी में। वहीं पे आपको ध्यान रखना है कि आयोजनकर्ता कौन है, तो इसका आयोजन जो है वो शिक्षा मंत्रालय करेगा। फिर बात करते हैं फ्यूचर मिनरल फोरम 2025 की, तो रियाद आपको ध्यान रखना है जो सऊदी अरब की राजधानी है, यहां पर इसका आयोजन किया गया है और जी किशन रेड्डी ने इसके अंदर भाग लिया है। सॉरी। 8वां इंडस फूड 2025 इसका आयोजन कहां पर हुआ है, तो ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ अभी सम्मेलन हुए हैं हाल ही में जो आपने पढ़े हैं, बस रिवीजन करवाया मैंने। लास्ट टाइम पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन क्या था, विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का जो खिताब है वो किसने जीता है, तो आपको ध्यान रखना है ये खिताब जीता है कर्नाटक ने। किसको हरा करके जीता है, विदर्भ को हरा करके जीता है और 5वां खिताब है ये कर्नाटक का। ठीक है, सभी लोगों के कमेंट मैंने पढ़े थे, आप सभी लोगों ने आंसर दिए थे, सबके कमेंट में आंसर सही थे, है ना। सिर्फ एक बच्चे का आंसर गलत था जिसे मैंने करेक्ट किया था खुद उसके कमेंट में रिप्लाई करके। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं, आज एक छोटा सा क्विज और है, वो क्या है कि अभी हाल ही में ना एक जीआई टैग दिया गया है, आपको बताना है वो जीआई टैग कहाँ का है और दिया किसको गया है, वर्जिन कोकोनट ऑयल को। आपको बताना है कि कहाँ के वर्जिन कोकोनट ऑयल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात के दौरान इसकी बात की, ये बात मतलब बताई थी, तो आपको महिला सशक्तिकरण से जोड़ करके इसे देखा जा रहा था। तो आपको बताना है कि ये जीआई टैग कहाँ दिया गया, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को आंसर देना है। मैं ऑलरेडी सबके कमेंट्स पढ़ता भी हूँ, देखता भी हूँ, है ना। और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के ऊपर ना 100 लाइक हो। आप लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या करेगा, मेरे मोटिवेशन को, मतलब मुझे ना बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। पीडीएफ आपको मैं बता दूं, पीडीएफ आपको कहां पर, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे एज इट इज सेम टू सेम, है ना, ऐसी ही क्लास की जो मतलब पीडीएफ है पैनल वाला, सेम टू सेम आपको वहीं पे मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।